नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में है कार्तिकेय बत्रा। होली बीत चुकी है, चुनाव लेकिन अभी भी चल रहे हैं। कुछ राज्यों के खत्म होने वाले हैं। बंगाल का लंबा खींचेगा मामला, 2 मई को नतीजे आएंगे। और कार्तिकेय बत्रा बताते हैं, बहुत सारा रंग बिरंगा आंकड़ा लेकर कार्तिकेय बत्रा स्क्रीन पर फेंकते जाते हैं और बताते हैं कि साहब देखिए कि ये होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो चुनाव के नतीजे कैसे बदल सकते हैं। कार्तिकेय कैसे हैं? बढ़िया। आपकी होली कैसी रही सिद्धांत? हाँ, ठीक रही, अच्छी रही होली। बढ़िया। हाँ। आपने कहा कि चुनाव का रंग तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, चुनाव का रंग तो इंडिया में 12 महीने चलता रहता है। जी। अभी पर अपन इससे खा कुछ अभी ऐसे अपन मार्के। हाँ, हाँ, सॉरी, आप अभी अपन बोलिए। इससे खाली होंगे, फिर वो पंजाब, यूपी और इन हाँ, राज्यों के चुनाव जो है वो एकदम बज़ बनाए रहेंगे। पंजाब का तो किसान आंदोलन की वजह से और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता बिल्कुल। है। और कुछ ऐसे मार्की साल होते हैं, हम्म, जैसे 13-18, जब ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हम्म, 12-17-22, हम्म, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो इन सालों में तो आप बिल्कुल सांस नहीं ले सकते। और इस साल अभी तक इस राउंड में, जो ये साल होते थे 11, 16, 21, इस इन राउंड में असम को छोड़कर, जहां पे कांग्रेस की रेलेवेंस है, किसी नेशनल पार्टी की रेलेवेंस रहती नहीं थी अभी तक, हम्म, काफी कुछ सालों से। हम्म। पर इस बार जैसा कि आप बोल रहे हैं, बंगाल में तो बिजलियां कड़क रही हैं। हाँ, हाँ, एकदम। अब बंगाल में तो काफी ज्यादा उलटफेर, बहुत भयानक उठापटक हो ही रही है लगातार। और बहुत मजेदार है। तो आज थोड़ा सस्पेंस को खत्म करते हुए आज हम लोग बातचीत करेंगे केरल की। और केरल पे बातचीत करने के लिए हमारे पास वही सारे पैमाने मौजूद हैं जिनकी बिना पर हम दूसरे राज्यों को देखते आए हैं। जैसे केरल क्या है, केरल में कौन सी पार्टियां हैं, केरल में कौन से लोग हैं, केरल में गठबंधन कैसे हैं। 2016 के नतीजों को सिमुलेट करके देखेंगे। सिमुलेशन सांख्यिकी की भाषा, सांख्यिकी भी भाषा का एक टर्म है, जिसमें आप तमाम आंकड़ों को आप इस तरह से रखते हैं किसी एक सिस्टम में कि उससे एक चित्र बना सकें कि इन जी। आंकड़ों से एक चित्र कैसा बनेगा, एक पूरी संरचना कैसी बनेगी, नतीजे क्या हो सकते हैं। तो 2016 का सिमुलेशन करेंगे, 2019 का सिमुलेशन करेंगे। बड़ी पार्टियां, बड़े गठबंधन, यूडीएफ, एलडीएफ, लेफ्ट, कांग्रेस और इन सब के बीच बीजेपी का जो उदय है, हम उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कार्तिकेय बत्रा होंगे, बहुत सारे आंकड़े स्क्रीन पर आने वाले हैं। कार्तिकेय, सबसे पहला सवाल, तो उससे केरल। पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जरूर बताएं। आपका लल्लन टॉप परिवार इतना प्यार देने वाला है कि आपके दर्शक अलग अलग माध्यमों से हम्म, पूछ रहे हैं केरल कब, बंगाल कब। तो हम्म, मैं तो आपके परिवार से इसी सीरीज के लिए जुड़ा हूं, लेकिन जो प्यार मिल रहा है हम्म। उसके लिए मैं ललन टॉप के परिवार का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूं। अरे, हम और आपके हम आभार। हमारी यही आशा है कि हम डिसअपॉइंट ना करें। केरल के बाद बंगाल भी करेंगे और आशा है पुडुचेरी भी करेंगे। हम्म। तो आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि किसी भी राज्य को छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि सारे जी। महत्वपूर्ण राज्यों, सारे राज्यों के सारे महत्वपूर्ण फलकों पर हम बातचीत कर सकें। अगर जी। आपको लगता है कि कोई चीज बहुत जरूरी है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, जिनको हम आगे आगे किसी एपिसोड पे हम उसको एड्रेस कर सकें। बिल्कुल। तो केरल है, केरल की विधानसभा है, 141 सीटें हैं केरल की विधानसभा में। और केरल का 140। 140, हाँ, नॉमिनेटेड लेकर अगर 141 बात करें तो अ, तो मिला जुला कर ये तो मोटा मोटी हिसाब हो गया, लेकिन भूगोल की जानकारी देंगे हमें कार्तिकेय। चलिए, थैंक यू सिद्धांत। तो उसके लिए फिर से वही सेम करेंगे, पहले स्क्रीन जरूर। दिखाएंगे आपको। तो केरल, गॉड जोन कंट्री बोलते हैं इसको। हम्म, चलिए, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हम्म। ऐसा क्या 2012 मेरे में हुआ था पंजाब में हम्म, और 2016 में हुआ था तमिलनाडु में, हम्म, जो 2021 में केरल में हो सकता है? हम्म। चलिए, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने बताएं आप। मुझे इन्हीं इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए बुलाया है। एकदम एकदम। ये वो राज्य हैं जहां पे सरकारें ऑल्टरनेट करती हैं। ये स्थिति हो सकती है यहाँ पे। तो अब कहने को तो लग रहा है तो। और राहुल गांधी भी जैसा राजस्थान में होता है, राजस्थान एक में भी, बार कांग्रेस बिल्कुल। संभालती है, एक बार बीजेपी संभालती है। बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी भी जोर शोर से लगे हुए हैं, कहना पड़ेगा। और इलेक्शन, देखिए, ध्यान बंगाल पे जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का ध्यान केरल पे
बराबर डटा हुआ है। कांग्रेस चलिए ने तो देखते हैं। बंगाल को छोड़ दिया है हाँ एक बिल्कुल तरह से। बिल्कुल, वो और वो स्ट्रेटेजिक तरीके से शायद सही भी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे जब बंगाल के बारे में बात करेंगे। तो केरल में सिद्धांत तीन हिस्से हैं। जो ये गुलाबी हिस्सा है इसको नॉर्थ केरल बोलेंगे, पीले वाले को सेंट्रल और नीले वाले को साउथ, सिंपल भाषा में। ठीक है, साउथ। हिस्टोरिकली गुलाबी वाला जो है इसको, मतलब देखिए फिर से वही बात है, एग्जैक्ट कोई ऐसा टर्म नहीं है, बाउंड्रीज उस समय क्या रही होंगी, आज का इतना कुछ इसमें एक्यूरेसी मत मांगिएगा, बट एक मोटा मोटा आकलन है हाँ हाँ। कि नॉर्थ केरल गुलाबी इसको मालाबार एरिया बोलते थे या बोलते हैं। हम्म जो ये पीला वाला है ना इसको कोचिन एरिया बोलते हैं, हम्म। और नीले वाले को ट्रावनकोर एरिया। ये कोचिन ट्रावनकोर पहले राज्य हुआ करते थे अपने आप में, प्रिंसली जी स्टेट्स जी। जिनको बोलते हैं। फिर ये जुड़े भारत में आके, फिर इनको मालाबार से जुड़कर और ऊपर कासरगोड एक और जिला है उनसे जुड़ के केरल बनाया हमने। तो अब केरल का ना भूगोल देखिए, ये गुलाबी जो है ना हिस्सा, इसमें कौन से जिले आते हैं? सबसे हाई प्रोफाइल जिला तो इसमें वायनाड आता है, राहुल गांधी का। राजनीतिक नजरिए से। पर और भी इलाके हैं, कन्नूर जहां से पिनराई विजयन चुनाव लड़ेंगे, कन्नूर जिला आता है, कासरगोड आता है, कोझिकोड आता है, और मल्लापुरम। ये 5 जिले इस मैप के हिसाब से, ठीक है। अब भौगोलिक स्थिति, रादर भौगोलिक तो हो गया, पॉपुलेशन वाइज ना नॉर्थ केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी अच्छी संख्या में है। और जो मैंने आपको जिले बताए उनमें से मल्लापुरम अगर छोड़ दे तो 30-35% मुस्लिम पॉपुलेशन है, ऊपर नीचे होता रहता है। मल्लापुरम में सिद्धांत 70% मुस्लिम पॉपुलेशन। अच्छा। और मल्लापुरम मुस्लिम लीग का गढ़ माना जाता है जो कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती है। आईयूएमएल जी। अब पीला इलाका, तो एक तरीके से ना धर्म के अनुसार पे ये हिस्से बटे हुए हैं। पीले इलाके में, पीले इलाका जहां पे खत्म होने जा रहा है और नीला इलाका जहां शुरू होने जा रहा है वहां पे क्रिश्चियन बेल्ट है। अच्छा। इसमें आते हैं आपके इडुक्की, कोट्टयम, एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा, ये सारे जिले यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन की अच्छी खासी 35% से ऊपर पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन पूरे स्टेट में है अच्छे ठीक ठाक संख्या में, पर इन 4-5 जिलों में काफी अच्छी संख्या में है। और जो साउथ में नीले का जो मतलब नीचे वाला हिस्सा है, निचला हिस्सा, सदर्न पार्ट, वहां पे थिरुवनंतपुरम, और एक है, चलिए आप बताइए, आप एक स्पेलिंग है ZH, इसको मलयाली में या मलयालम में अलापुरा, ALAPUZH है, अलापुरा, पुरा बोलते हैं। ये भी मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि ये ZH जो इंग्लिश में लिखते हो आप मलयालम में, इसको क्या बोलते हैं? तो बोले कि रा नहीं रा, ठीक है, रा, वो हल्का एक रा। तो जी जी, ब्रिटिश टंग देते थोड़ा हुए। अमेरिकन ब्रिटिश, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना वो मोटा मोटी हिंदू पॉपुलेशन, यहाँ पे माइनॉरिटीज इतना खास नहीं। तो ये तो बेसिक भूगोल हो गया केरल का। अगला सवाल। हाँ, और ये तो बेसिक भूगोल हो गया। अब वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं और तमाम चीजें हैं, लेकिन जैसे हमने एक दो पार्टियों का नाम ले लिया ऑलरेडी, सीपीआई हो गया, आईयूएमएल हो गया, कांग्रेस हो गया, केरल का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो कैसा है, मैं ये जानना चाहता हूँ जी। वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या स्थिति है, कौन कौन सी पार्टियां? दो मेन अलायंसेज हैं यहाँ सिद्धांत जी। यूडीएफ जो कांग्रेस लीड करता है और एलडीएफ जो लेफ्ट लीड करता है। जी। तो लेफ्ट में तो एलडीएफ माने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ माने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो ये अलायंसेज आपस में रोटेशन पे रहते हैं। कभी सरकार में वो होते हैं, कभी ये होते हैं, कभी वो होते हैं, कभी ये होते हैं। अब देखिए आगे मैं दिखाऊंगा कि एलडीएफ में ना सीपीआई और सीपीएम तो हैं और वही मेजर पार्टनर्स हैं। उसके बाद छोटे छोटे पार्टनर्स आ जाते हैं। देखिए छोटी पार्टीज जिनको हम जानते हैं नेशनल स्तर पे वो भी केरल में है। छोटी माने क्षेत्रीय पार्टीज, जेडीएस, जेडीयू, एनसीपी, ये भी चुनाव लड़ते हैं। और ये अलग अलग, बसपा भी लड़ती है कई सीटें। हाँ, तो ये अलग अलग अलायंसेस में फिट हो जाते हैं। तो जैसे अभी एनसीपी यूडीएफ का पार्ट है और एलडीएफ का, सॉरी, लेफ्ट के साथ है। तो एलडीएफ में मेन सीपीआई सीपीएम रहते हैं। काफी जगहों पर ना ये अपने इंडिपेंडेंट्स लड़वाते हैं, जहां पे इनको लगता है इनका अच्छा खुद कैंडिडेट नहीं, इंडिपेंडेंट को बैक कर देते हैं एलडीएफ वाले, स्पेशली माइनॉरिटी एरियाज में नोटिस किया मैं।
और बाकी इनके पार्टनर्स रहते हैं, जैसे एनसीपी हो गया, मेरे ख्याल जेडीएस है, जेडीयू उस तरफ है, अगर मैं ठीक कंफ्यूज नहीं हो रहा उन दोनों के बीच में, उल्टा भी हो सकता है, मेरे ख्याल से जेडीएस इनके साथ है, एलडीएफ के साथ। जेडीएस तो आपका एलडीएफ के साथ है ना, हाँ। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो जेडीयू यूडीएफ के साथ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, एक फिगर आएगा कि जहां पर मैं बताऊंगा कि सीटें इन अलायंसेस में कौन लड़ता है, तो आपको लगेगा कि एलडीएफ में मोटा मोटी सीपीएम और सीपीआई ही लड़ते हैं, थोड़ा बहुत 8-10-20% इधर उधर हो जाएगा। लेकिन यूडीएफ में सिचुएशन ऐसी नहीं है। यूडीएफ में जो कांग्रेस का एक बड़े भाई का रुतबा है ना, वो सीपीएम से कम है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर एक मुस्लिम पार्टी और एक क्रिश्चियन पार्टी, आईयूएमएल और केरला कांग्रेस मणि पर रिलाय करती थी अभी तक। और मैं थी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा केरला कांग्रेस मणि अब एलडीएफ में जाके जुड़ गई है। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बहुत मजेदार। केरला कांग्रेस मेरे बस की नहीं थी, तो मैंने ये कोशिश भी नहीं करी, पर आपके दर्शकों को ये करना चाहिए कि जाके पढ़ें कि केरल कांग्रेस नाम की एक पार्टी है, वो कितनी बार 2 फाड़ हुई है, 4 फाड़ हुई है, 6 फाड़ हुई है, और बाकी फिर आके मिली है, फिर टूटी है, फिर मिली है, फिर टूटी है। तो केरल के संदर्भ में आपको बहुत सारी, मतलब अगर आप एब्रीवेशन देखेंगे ना, केसी मतलब केरल कांग्रेस, उसमें एक बी होगा, केसीएम होगा, केसीजे होगा, वो अलग अलग फैक्शंस हैं। जो मेन फैक्शन है वो केरल कांग्रेस मणि का था। जो मणि साहब, जो मतलब मेन हेड थे, उनकी 2 साल पहले मृत्यु हो गई, दुखद। अब उनके पुत्र वो पार्टी चला रहे हैं। तो कांग्रेस का अभी तक रिलायंस था कि चलिए नॉर्थ में हमें जो मुस्लिम या माइनॉरिटी वोट है वो आईयूएमएल दिलवा देगा, सेंट्रल में हमें क्रिश्चियन वोट जो है, क्रिश्चियन वोट है वो मणि दिलवा देगा, और बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम देख लेंगे। तो अब इसमें एक बार वोट बेसिस भी देख लेते हैं, ठीक है? 4-5 तरह के मेन कॉम्पोजिशन, मेन जो मतलब वोटर्स जिसको कैटेगराइज करोगे इंपॉर्टेंट। एक तो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गई, मुस्लिम क्रिश्चियन हमने बात कर ली, ठीक है। मुस्लिम में इसमें आईयूएमएल का अच्छा रहता है परफॉर्मेंस। क्रिश्चियंस में केरल कांग्रेस मणि तो है, लेकिन ऐसी बड़ी सारी केरल कांग्रेस है, वो लगभग सारी क्रिश्चियन पार्टीज हैं, ठीक है। उनमें से इनफैक्ट बीजेपी का के एनडीए के पिछले अवतार में उनमें से एक मंत्री भी रह चुके हैं। हम जी, अब क्या हो रहा है कि जो 2 बाकी तबके हैं इंपॉर्टेंट, हिंदू अपर कास्ट, इसमें नायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिशनली ये वोट अपर कास्ट का यूडीएफ के पास रहता है, एलडीएफ भी लेता है, बट यूडीएफ का थोड़ा ज्यादा रिलायंस रहता है अपर कास्ट वोट पे। अच्छा। अब बीजेपी उसमें सेंध मार रही है, बीजेपी क्रिश्चियन वोट में भी सेंध मार रही है। तो अभी तक यूडीएफ के पास क्या था, मुस्लिम लीग का मुस्लिम वोट, केरल कांग्रेस मणि का क्रिश्चियन वोट, और अपना उनका क्रिश्चियन वोट भी था, थोड़ा मुस्लिम वोट भी था, और उनका हिंदू वोट भी था अपर कास्ट। अब बीजेपी क्रिश्चियन वोट और अपर कास्ट हिंदू वोट में सेंध मारने की कोशिश में है। ओके। एलडीएफ का बेस ना एक कम्युनिटी है एरवा, वही फिर से ZH आ जाता है, एरवा। ओके। EZHAVA। ये एक ओबीसी कम्युनिटी है, और मतलब ठीक ठाक फैली हुई है केरल में। पिनराई विजयन इसी कम्युनिटी से आते हैं। ओके। बीएस अच्युतानंदन जो पहले मुख्यमंत्री थे, पिछले मतलब स्टॉलवर्ट माने जाते थे लेफ्ट के, 2011 तक वो मुख्यमंत्री थे। उनकी और विजयन की इनफैक्ट बनती नहीं थी कुछ खास। जी। तो वो भी इसी कम्युनिटी से आते थे। तो ये इनका वो है वोट बेस है। अब बीजेपी इसमें भी सेंध मार रही है, किसके जरिए, खुद तो नहीं, पर उनका एक अलायंस पार्टनर है BDJS। अच्छा। तो उस अलायंस पार्टनर ना साउथ में वो एक फाउंडेशन से निकला है, एक फाउंडेशन, एक संस्थान से एक पार्टी बनी है, और वो उसी कम्युनिटी के लिए काम करते थे, तो वो उनके जरिए उस वोट को काटने के फिराक में। तो ये एक ब्रॉड मैंने आपको आइडिया दिया कि क्या कोएलिशंस के स्ट्रक्चर्स हैं। 3 कोएलिशन है अब हमारे पास, यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए। हाँ, यूडीएफ, एलडीएफ, एनडीए, और मुझे जो देखकर लग रहा है पूरी इमेज को कि बीजेपी कहीं ना कहीं यूडीएफ को डेंट कर रहा है एक बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट होने की कोशिश में, और एलडीएफ को भी डेंट कर रहा है, क्योंकि एलडीएफ का एरवा वोट और एलडीएफ का जो अपर कास्ट हिंदू वोट वो भी ले रहा है। ऑब्वियसली ले रहा होगा, ऑब्वियसली ले रहा होगा, लेकिन उनके लिए ये ज्यादा प्लॉजिबल हो सकता है, जैसा पॉलिटिकल जानकार वगैरह मानते हैं कि एक पॉलिटिकल राइवल खत्म करो, जैसा बंगाल में किया इन्होंने,
एक पॉलिटिकल राइवल खत्म करो, एक नई पॉलिटिकल राइवलरी पैदा करो, देन यू विल गेट अ बेटर जी मैंडेट जी। और मे बी यू विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट। तो ये ऐसा ऐसा भाजपा ने यही किया है ना, हर जगह स्टेट जहां पे ये चढ़े हैं ऊपर, हम्म, इन्होंने लोगों के एग्जिस्टिंग वोट बैंक्स में सेंध मारी है। हम्म, अब यूपी में ओबीसी वोट जो था, हाँ और इनफैक्ट कुछ दलित वोट भी, नॉन जाटा दलित वोट जो है, हाँ, उसमें भी मतलब सेंध। इस बात को आप नकार नहीं सकते कि यूपी जी में और बिहार में इन्होंने अच्छी खासी मात्रा में क्षेत्रीय पार्टियों को उनके जी उनके पूरे वर्चस्व को खत्म किया है। करेक्ट। और एक तरह से नेशनल पार्टी का जो एक छवि होती है, उन्होंने इसको मेंटेन किया है कि हम हर राज्य में लेकर घुसेंगे। बीजेपी ने कम से कम इतना तो इंश्योर किया है कि हर राज्य में पॉलिटिकल राइवल्स को किल किया है और एक नया अल्टरनेट बन के जो उसका एक नया और एक ऑप्शन। स्ट्रैटेजी और जो उन्होंने निकाली है, शायद इतनी रेलेवेंट नहीं है, बस एक मिनट में बोल देता हूं, कि स्टेट्स में जाकर मेजॉरिटी कम्युनिटी को इग्नोर करके नॉन मेजॉरिटीज का इन्होंने वो किया है, मतलब एग्रीगेशन किया है। हालांकि हरियाणा में मेरे हरियाणा में नॉन जाट, मेरे हरियाणा में नॉन मेरे हाँ ख्याल से ये थोड़ा सा ये कहना एग्जैगरेशन होगा, क्योंकि इन्होंने हर कम्युनिटी को अपने तरीके से एड्रेस किया है बीजेपी। करेक्ट। हाँ, नहीं, जैसे हरियाणा मेजोरिटी। में एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाना या झारखंड में एक नॉन ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाना, हम्म, तो वो स्ट्रैटेजी थी कि जो डोमिनेंट तबका है उस स्टेट का, हम्म, उसको तो खुश रखेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए कि जो नॉन डोमिनेंट है वो हम्म, सब इकट्ठे हो जाए हमारे पीछे, बेसिकली। हम्म। खैर, ये तो और राज्यों की बात है, कभी और हाँ करेंगे। हाँ, हाँ कभी और की जाएगी सब बात। जी तो ये पार्टियों की बात हो गई और हमारे जो मूलभूत गठबंधन हैं जो भी रहे हैं उनकी बात हो गई। गठबंधन कैसे हैं, क्या हो रहे हैं, कहाँ किसकी सेंधमारी चल रही है, कहाँ कौन उठापटक कर रहा है। अब चुनाव के नतीजों पे बात करें। जी 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे केरल में। आपके पास, मुझे पता है, पिछली बार की तरह विधानसभा वार आंकड़े मौजूद होंगे। जी। तो पहले और ये याद कर लेते हैं कि 16 में बारी किसकी थी। बारी किसकी थी? हाँ, उसको 16 में बारी एलडीएफ की थी, एलडीएफ क्योंकि की थी। 11 में कांग्रेस जीत के आई थी। हाँ, और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको, महत्वपूर्ण एकदम एकदम सिद्धांत, कि एकदम। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक अलायंस के पास 140 के हाउस में 72 सीटें हैं और एक के पास 68 सीटें हैं, हम्म। और वो सरकार 5 साल चल जाए। हाँ, मतलब ये बहुत ज्यादा ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया के लिए 11 रीजन। से 16 में ये चला था, मतलब मानना पड़ेगा, ये इसमें यूडीएफ के अलायंस पार्टनर्स की भी दात है और एलडीएफ की भी दात है। हाँ, नहीं, और कि सच में ये जी, बहुत बड़ी बात है कि 72 और 68 ये के। मैंने ट्वीट किया था एक महीना पहले, तो लोगों ने बोला था, अरे वाह, ये तो मतलब शायद नजर में ही नहीं आया क्योंकि केरल से है। बाकी लेकिन है बहुत जबरदस्त बात। और आप इसको अगर एकदम मौजूदा संदर्भों में देखें तो 4 सीट की मेजोरिटी पर 4 साल सरकार खींच लेना, जी। ये और बहुत बड़ी ऐसा नहीं है बात है। कि कांग्रेस के अपने अंदर अंतर्द्वंद नहीं थे उनके, देखिए कांग्रेस में भी ना, केरला में दो फैक्शंस चलते हैं। हम्म, उमन चांडी एक है, सीनियर है, हम्म, क्रिश्चियन लीडर है, और एक रमेश चन्नीथला। तो उनके फैक्शनलिज्म पहले भी थे, कई करुणाकरण भी थे, उनका अपना फैक्शन थे। तो हम्म, ये सब भी चलता है, ये चर्निंग भी रहती है कांग्रेस में। हम्म। अच्छा, मणि साहब भी थे, इतने सारे अलायंस पार्टनर को साथ में लेके चलना, मतलब ये हाँ ये लोकतंत्र की एक तरीके से इसको बोलेंगे कि सही जो एक छवि छवि को जो अच्छा करता है, ये एक अच्छा उदाहरण है उसका। हम्म। तो अब लेकिन चलिए। ये तो 2011-16 की बात हो गई। 16 में जी तो हिसाब पलट गया था। 44 सीट की मेजोरिटी थी आपका एलडीएफ को, ये 91 सीट लेकर आए थे जी। इधर तो कुछ। हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, एग्जैक्टली। आप प्लीज सेंटेंस अपना पूरा करिए, आप जो बोल नहीं रहे नहीं, थे। मैं वही बोल रहा था कि 91 सीट का शेयर इनके पास था, एलडीएफ के पास, और जी, यूडीएफ के पास लगभग 48 सीटें थी शायद, मुझे यहाँ तक गलत बात। 47 सीटें मेरे ख्याल से। 47 बाकी ना सीट। इसमें ये रहता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट किसके से लड़ा था, ये होता हाँ, रहता वो है भी आपस में, होता है। लेकिन हाँ। तो 91 और 47, और एक भाजपा का आया था, तो 91 और 48 ही मान के चल लीजिए, कोई बात नहीं। तो इसमें हुआ क्या था सिद्धांत, की बाजी पलट गई थी। तो पलटनी तो थी। तो अब केरल का मैप हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे। पहले राइट साइड पे वोट शेयर देख लेते हैं। एलडीएफ का 43%, ये एग्रीगेट वोट शेयर है। अब इसको स्प्लिट भी करेंगे, हम्म, राज स्प्लिट नहीं करेंगे, दिखाएंगे कि ये जो जीते विक्ट्रीज आई हैं, हम्म, उनमें से कौन सी विक्ट्री किस पार्टी की है, हम्म, यूडीएफ में और एलडीएफ में अलग अलग। इस इलेक्शन में अगर आप देखो तो 43% एलडीएफ, 39% यूडीएफ, और भाजपा का एनडीए 14%। और ये पिछले चुनाव में 5% से ऊपर नहीं था। हम्म, और आप देखो कि
जो आपको दो क्लस्टर दिख रहे होंगे यूडीएफ के, कहाँ दिख रहे हैं आप मुझे बताओ, आपको मैंने मैप अभी समझाया है पूरा। आपने बताया, आप सामान्य ज्ञान का टेस्ट लेने लगते हैं। एक तो सेंट्रल वाले में दिख रहा है, एक साउथ वाले में दिख ठीक रहा है। सेंट्रल वाले में उसको मैं बोलूंगा सेंटर, नॉर्थ ऑफ सेंटर। हाँ। और जो साउथ वाला, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो पार्टीज का है, तो वो कौन सी दो पार्टीज होंगी? तो इसमें चलिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, नॉर्थ हाँ। में जो हुआ था ये आईयूएमएल का है, जो एक चंक, हाँ, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम नॉर्थ का, वोट्स हाँ ज्यादा है। एग्जैक्टली ये आईयूएमएल का एक चंक है। और उसके बाद जो दूसरा चंक नीचे आ रहा है वो मणि सेंट्रल का आ साउथ रहा है, वाला है, जहाँ पे क्रिश्चियन फेडरल पॉपुलेशन कांग्रेस ज्यादा मणि, है। एग्जैक्ट। उसके बाहर सारा कांग्रेस का अपना है। पर आप देखो कांग्रेस की अपनी परफॉर्मेंस, इसका मतलब ज्यादा बहुत अच्छी बहुत नहीं थी अच्छी बाहर। नहीं है। जी, तो मेन ये था, ठीक है। तो 91-47 और अच्छा खासा ये गैप था, और सरकार चल रही है। और पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री बने, तो उनकी अभी अभी उनको 5 साल होने वाले हैं। और अब हम ये भी बात करेंगे कि कैसे 19 में आते आते स्थिति बिगड़ गई लेफ्ट के लिए, और कैसे 19 के बाद स्थिति उन्होंने फिर से संवारी है। पर इस मैप में आप देख पा रहे हो कि दो क्लस्टर्स हैं यूडीएफ के, और बाकी उन क्लस्टर्स के बाद कुछ खास ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। ये मतलब कड़वा सच है, पर अब सच है तो कुछ कह नहीं सकते इसमें। ओके, अब ये 2016 की बात कर रहे हैं आप, मतलब मैं लेफ्ट का मैप देख रहा हूँ, सीपीआई सीपीएम साथ में जो वो साथ में आए, साथ में है भी, और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं केरल के कई हिस्सों में। तो वो अच्छा खासा हर सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्थ में भी, सेंट्रल में भी, साउथ में भी। उनके अपने क्लस्टर्स हैं जिसपे शायद सेंध हमारी बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो उनका कोर बैंक है। जी। अब हम 2019 की बात करें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी पहुंचते हैं, कितना इफेक्ट डालते हैं, क्या कर पाते हैं? बहुत इफेक्ट, बहुत जबरदस्त इफेक्ट सिद्धांत। और इसमें आप देखोगे कि 20 सीटें थी केरल में, उसमें से 19 सीटें यूडीएफ ले गया। 19 सीटें। आप क्लस्टर देख लो। अब नीला पूरा कांग्रेस है, जो हरा वाला ऊपर है वो मुस्लिम लीग है, और जो पर्पल वाला है वो कांग्रेस मणि है, केरल कांग्रेस मणि। और जो पीला वाला है वो भी कांग्रेस का एक अलायंस पार्टनर है, आरएसपी। अच्छा। तो काफी सारी चीजें यहां पर कांग्रेस के लिए सही जा रही थी। एक तो देखिए बाय डिफॉल्ट उनका टर्न था, बाय डिफॉल्ट उनका टर्न में था। 16 के बाद 19 में उनका टर्न था, तो ये चक्का घूम रहा था पहली और बार। एक्चुअली 19 लोकसभा और 19 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में की वोटिंग पैटर्न में डिफरेंस होता है। आप देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं जी। आप। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये आपके काफी सारे व्यूअर्स ने भी पॉइंट आउट हमको किया है। लेकिन हम ये क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये रुझान को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। एकदम, चाहे विधानसभा के बढ़त को नहीं इग्नोर कर सकते आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे इनका कोई खास मतलब रेलेवेंस ना हो। क्योंकि हम देख रहे हैं ज्यादातर अब क्या हो रहा है, स्प्लिट टिकट वोटिंग हो रही है। लोग सेंटर में किसी और को चुनते हैं, स्टेट में किसी और को चुनते हैं। हमने देखा 19 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, चुनाव होने के 4 महीने बाद क्लीन स्वीप भाजपा की तीनों स्टेट्स में। सेम एट द सेम टाइम ओडिशा में चुनाव हो रहे थे पार्लियामेंट के और असेंबली के 19 में। और असेंबली में नवीन पटनायक अच्छी मेजोरिटी लेके आते हैं, और लोकसभा में बीजेपी बहुत अच्छा करती है। तो बट फिर भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, उसमें से सबरीमाला भी एक माना जाता है। हाँ, सबरीमाला एक ऐसा टॉपिक है जिसको कोई भी बहुत रेडिकली नहीं करना चाहता जी। तो उसमें क्या होता है कि देखिए भाजपा उसका मुद्दा बना देती है, क्योंकि एलडीएफ सरकार क्या करती है, वो कहती है हम कोर्ट का आदेश मानेंगे। अब कोर्ट का आदेश था कि आप जाने दीजिए महिलाओं को, दीजिए। हाँ, तो एलडीएफ ने माना कि चलिए हम प्रोग्रेसिव भी हैं। सुनने में ये बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये बैकफायर कर जाता है उनके लिए। और भाजपा इसका मुद्दा बनाती है, बेनिफिशियरी कांग्रेस बन जाती है। क्योंकि कांग्रेस का को मैंने बोला कि अपर कास्ट हिंदू वोट कांग्रेस का माना जाता है वहां पे। और दूसरी बात, कांग्रेस भी फ्लिप फ्लॉप करती है। अगर आप जाएं उस समय में, तो केंद्र नेतृत्व कुछ बोल रहा था, लोकल लीडर्स कुछ और बोल रहे थे, वो समझ रहे थे नब्ज क्या थी। तो खैर 19 आउट ऑफ 20, मतलब 19 आउट ऑफ 20, और सेगमेंट वाइज 140 में से 100 से ऊपर सेगमेंट्स में इनकी लीड थी यूडीएफ की। और जैसा कि आपको मैंने कहा, राहुल गांधी की वजह से बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। और मैं इस बात को मानने को तैयार भी हूं कि देखिए आपका लीडर अगर
स्टेट में आके चुनाव लड़ता है और एक नई ऊर्जा लेकर आता है, अनटेस्टेड कमोडिटी है, ठीक है ना, तो उससे तो आपका कार्डर रिवाइटलाइज होगा ही। और ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ केरल कांग्रेस वीक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनली ठीक ठाक हाँ, स्ट्रेंथ यहाँ पे भी है। कांग्रेस की वीकनेस तो नहीं है, हाँ, ये बात इतनी जाहिर है। खराब नहीं है, मतलब छोटे मोटे वीकनेस सबके रहते हैं, पर ठीक ठाक है। तो ये स्थिति हो जाती है 2019 में, जहां वोट शेयर यूडीएफ का छलांग मार के 47% पे चला जाता है, तो 39 से 47, और जो लेफ्ट का वोट शेयर है वो 43 से 35 पे आ जाता है, एलडीएफ का, यूडीएफ और एलडीएफ का। इसमें अलायंस पार्टनर्स का थोड़ा मोड़ा फर्क है, पर इतना कुछ खास नहीं है। बाकी एनडीए का वोट शेयर लगभग कंसिस्टेंट है, अच्छा, 15-16 के आसपास। हाँ, उन्होंने 14-16 में बनाया था, इधर 15-16 बनाया। प्रॉब्लम क्या है सिद्धांत, एनडीए के वोट शेयर के साथ स्कैटर्ड है। हाँ, उसको तो ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं किसी उसको हाँ, ये तरीके से सीटों में अभी तब्दील नहीं होगा, लेकिन ये सीटें खराब करेगा। अभी हम देखेंगे उसके बारे में। जी। तो ये थी 19 की तस्वीर। हाँ, 19 की तस्वीर, और लेकिन 19 के बाद से अब में बहुत फर्क आ गया है, हाँ, ये काफी मुझे फर्क। भी लगता है कि काफी फर्क आया होगा, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेनिंग और तमाम जो ईसाइयों के मुद्दे हैं वहां पर, और प्लस ईसाई समाज के जो मुद्दे उठते रहे हैं, सबरीमाला का मुद्दा है, आप जो नॉर्थ केरल की बात कर रहे हैं, जहां से आपके बीते दिनों में कई सारे एपिसोड सामने आते हैं, तो उन सब को देखते हुए और इन सब के इर्द गिर्द जो पॉलिटिकल पुशअप्स हैं, पॉलिटिकल एक्सरसाइजेज हैं, उनको देखते हुए चीजें तो काफी बदली हैं। काफी बदली है। मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देता हूं एकदम कि एकदम एकदम सब, पॉइंटर्स भी दीजिए, हाँ और मुझे ये भी बताते चलिए जी कि जो दो बड़े गठबंधन हैं, जी उनका मूल स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप वो किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ग्राउंड जी। तो क्या होता है 19 के बाद? 19 के बाद एक हिंदू बैकलैश है एलडीएफ के अगेंस्ट, एक तरीके से देखा है सबरीमला के मुद्दे पर ही, और पे? कांग्रेस जी। उसको कैपिटलाइज करती है, यूटिलाइज करती है। 2020 के अंत में ना हम्म, लोकल बॉडी चुनाव आते हैं, हम्म, और 2020 में ही कोविड लॉकडाउन में पिनराई विजयन की एक छवि काफी अच्छी हो जाती है, काफी अच्छी हो जाती है, इस पे तो क्योंकि कोई उनकी दो राय परफॉर्मेंस अच्छी है, वो फ्री राशन दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर नहीं। रहे उनकी हैं। हेल्थ मिनिस्टर मुझे कवर मैगजीन पे आती हैं। हाँ, मुझे क्या लगता है सिद्धांत कि देखिए, मुख्यमंत्री जो क्राइसिस के टाइम पे पावर में होते हैं ना, और जो ठीक ठाक भी करते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म नहीं करेंगे तब भी चलेगा, उनको एक एडेड एडवांटेज रहेगा, हम्म, क्योंकि लोग इस बात को याद रखते हैं कि किसने मुझे तकलीफ में मेरी आके मदद की थी। हम्म, अभी असम की फील्ड रिपोर्ट्स देख रहा हूं तो बोलते हैं हिमंता ने बहुत मदद की हमारी, हम्म, हालांकि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, हम्म, पर मदद की हेमंत बिस्वा शर्मा ने। हम्म, ऐसे ही बोला जा रहा था कि कांग्रेस केरल में राहुल गांधी ने वायनाड में काफी काम किया कोविड के हम्म, टाइम, ऐसी रिपोर्ट मैंने देखी थी कुछ महीने पहले। तो हम्म, खैर, विजयन की, पिनारी विजयन जी की अपनी छवि काफी स्ट्रांग हुई है। उसके बाद उन्होंने ना एक आयरन ग्रिप बना लिया है पार्टी पे, हम्म, तो फैक्शनलिज्म सारा उन्होंने, मतलब जो उनकी एक लड़ाई थी अच्युतानंदन के साथ, या जो भी जितने मुद्दे, अब काफी, अब देखो उन्होंने बोल दिया है कि 2 चुनाव अगर आप लड़ चुके हो तो आप तीसरा चुनाव नहीं लड़ोगे, हम्म, ये भी आदेश आ गया। तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर इतने प्रोमिनेंट लीडर हैं, आइजैक थॉमस, या जी। थॉमस आइजैक, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। हम्म, अच्छा, वो तो एंटी इनकम्बेंसी को मारने के हाँ, लिए या उन्होंने फिर वो या तो चाहते हैं कि जो पुराने लीडर्स हैं वो अब पार लगे, ये भी में हो भी, अब सकता पता नहीं, केरल है का जी। लेफ्ट पार्टियों का स्ट्रक्चर हाँ, बट कांग्रेस वाला भी रहा है। पिनाराई विजयन जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से भी परहेज नहीं करते, वो हम्म, काफी प्रैक्टिकल माने जाते हैं इन सब मुद्दों में। तो लेफ्ट इन सब चीजों से रिकवर किया है, और एक जो डेवलपमेंट हुई लोकल बॉडी चुनाव में, कि कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, या एक अरेंजमेंट कर लिया एक रेडिकल लेफ्ट आउटफिट पार्टी के साथ। तो उससे क्या छवि बन गई कि ये कांग्रेस को अब मुस्लिम लीग चला रही है, हम्म, हम्म, उनकी वजह से गठबंधन हुआ। हम्म, तो उसी की वजह से, उसी को हवाला देते हुए ही केरल कांग्रेस मनी कांग्रेस से छिटक कर अब चली गई एलडीएफ के पास। हम्म, तो जब ये लोकल बॉडी चुनाव हुए तो कांग्रेस को एक दो तरह के सुनने नुकसान हुआ। एक तो छवि बन गई कि देखिए आपने ऐसी पार्टी के साथ टाई अप किया, हम्म, और दूसरा जो क्रिश्चियन वोट था मनी वाला, वो सारा चला गया। हम्म, और मनी वाला भी क्या हुआ, ये बहुत मजेदार बात है, जब उनकी मृत्यु होती है 19 में, हम्म, जो मेन मनी साहब थे, वो जी। तो उनके पुत्र और एक सीनियर लीडर के बीच में पार्टी में दो फाड़ हो जाता है। हाँ। तो जो पुत्र का फैक्शन है वो चला जाता है
एलडीएफ में, और जो दूसरा फैक्शन है वो अभी भी कांग्रेस के साथ है। तो पहले कांग्रेस ने कोशिश भी करी कि इनका मान मनवल करा के इनको साथ में लाया जाए, पर वो हुआ नहीं। और आज स्थिति ये है कि वो दो फैक्शंस में अब ये देखा जा रहा है कि कौन सा फैक्शन ज्यादा रिटर्न देगा अपने अपने अलायंस को। तो इस वजह से लेफ्ट ने थोड़ी सी जमीन या काफी सारी जमीन अपनी रिकवर की है। इनफैक्ट मैं तो ये भी देख रहा हूं कि लेफ्ट कोर्स करेक्शन कर रहा है अपने हिंदू वोट को लेके, कि देखिए अब क्या हो रहा है कि जो मनी ने अभी पीछे एक जो पुत्र है मनी के, ये होसे, हाँ, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि बीजेपी लव जिहाद बहुत चला रही है केरल में। तो इन्होंने बोल दिया कि लव जिहाद का तो क्रिश्चियंस को भी थ्रेट है। तो बीजेपी बहुत क्या कर रही है कि लव जिहाद से अब वो केवल हिंदूज को नहीं, वहां पे क्रिश्चियंस को भी बोल रही है कि आपके बच्चों पर भी खतरा है। तो एक तरीके से क्रिश्चियंस और हिंदूज को साथ लेके नैरेटिव बना रहे हैं कि आप दोनों के खिलाफ खतरा है, और मनी उसमें आके बोलते हैं आप ठीक बोल रहे हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ खतरा है, कि क्रिश्चियन वोट मेरा सिक्योर हो जाए, कि कांग्रेस की छवि तो बनी गई है एक मुस्लिम पार्टी की। अब इसमें लेफ्ट कंट्रोवर्सी में आ गया, लेकिन लेफ्ट ने भी कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। तो ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट भी चाहता है कि ये जो उनका, कि जहां मनी का क्रिश्चियन वोट कंसोलिडेट हो रहा है, अगर ऐसी बात बोल के उनके अलायंस से ऐसी बात अगर निकलती है, तो ऐसा सुनने पर अगर उनका हिंदू वोट वापस कंसोलिडेट हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा लग रहा है। और कांग्रेस कह रही है कि देखिए लेफ्ट और बीजेपी में साठगांठ है, कांग्रेस उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है। बहुत मजेदार चीजें हो रही हैं जमीन पे सिद्धांत। हम लोग ट्रैक शायद नहीं कर पा रहे हैं इतना, क्योंकि बंगाल असम में ज्यादा रुचि रखते हैं, पर ये अपनी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। ये बड़ी ये इनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, ये इनको एड्रेस करना होगा पोल के रिफ्लेक्शन होने के पहले। और एक चीज इंटरेस्टिंग और एक क्या हो रही है सिद्धांत, ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है केरल में जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है ना, उसमें राहुल गांधी का काफी अच्छा से रहा है। आपको लगता है यंग लोग यंग डायनामिक लोग शायद उतारे जा रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो उसका क्या इंपैक्ट रहेगा? जैसा मैंने पढ़ रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाथूर लोकसभा में, तो वो कांग्रेस ने जीती, बट उसके लिए क्रेडिट दिया जा रहा है कि वहां पे एक यंग कैंडिडेट को उतारा था उन्होंने। अच्छा, तो वो निकाल के ले गए वो सीट अपनी। तो ऐसे ही कांग्रेस कोशिश कर, जैसे शशि थरूर के फेसबुक पोस्ट अगर आप देखें तो वो बता रहे हैं कि देखिए प्रोफेशनल कांग्रेस से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यूथ विंग से ये चुनाव लड़ रहे हैं, कि मैं बड़ा खुश हूं कि हम लोग यंग चेहरों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत मजेदार रहने वाला है। एक्चुअली राहुल गांधी इस चीज के लिए बहुत दिनों से बैटिंग करते रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है कि अभी जमीन पे क्या हो रहा है, पर खैर अभी और डेटा भी दिखाना बाकी है आपको। अरे एकदम एकदम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि दोनों जो बड़े गठबंधन है, इनके सामने मूलभूत चुनौतियां क्या हैं ग्राउंड पर, रिफ्लेक्शन के टर्म्स में, नंबर्स के टर्म में। हाँ, मैं एक चीज आप इसका जवाब मैं एक तरीके से देना चाहूंगा, इसका जवाब बहुत तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। वही बात है, देखिए ये एलडीएफ का मैप है, ठीक है। बाईं तरफ एलडीएफ के जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो सीटें लड़ी थी, उनका रंग है, और दाईं तरफ कौन जीत कर आया था, ठीक है। बाईं तरफ मैं दिखा रहा हूं कि एलडीएफ के खेमे से किस पार्टी ने कौन सी सीट लड़ी। इसमें आप एनसीपी देख पा रहे हैं, जेडीएस देख पा रहे हैं, सीपीआई सीपीएम देख पा रहे हैं, सारा लाल ही है, लगभग लाल ही है, सीपीएम सीपीआई ही है। कुछ जैसे मैंने आपको कहा था कि एलडीएफ इंडिपेंडेंट्स जो बैगनी रंग है, वो उस पार्ट में है जहां माइनॉरिटी वोट काफी अच्छा है। तो ये उन लोकल कैंडिडेट्स को उतार देते जिनको लगता है कि वहां पर पॉपुलर होंगे, और बाकी इन्होंने अपने बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं, एनसीपी जेडीएस, इनको कुछ सीटें दी हुई हैं। तो लगभग ये 10-15 सीटें बैठती होंगी जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। अब विक्ट्रीज भी देख लीजिए आप, जो जीत का प्रोपोर्शन है उसमें तो लेफ्ट ही लेफ्ट है, सीपीआई सीपीएम ही है। सीपीआई सीपीएम ने मतलब टिकट बंटवारे में, सीट बंटवारे में थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई है उन्होंने, या उनको जरूरत नहीं है शायद। नहीं, मेरे ख्याल से वो उन्होंने बुद्धिमानी दिखाई है, जरूरत की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बुद्धिमानी दिखाई है कि उनको पता है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिहार में जो कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था, यार तेजस्वी ने कितनी 40 वाली सीटें दे दी थी, शायद 40 या कितनी सीटें दे दी थी, 70 सीटें दे दी थी, 70 में से 22 लाए थे, 22 लेकर आए थे, हाँ, बिहार में। इसके बारे में कहा जाता कि इन्होंने सीटें बर्बाद की, तेजस्वी खुद लड़ते तो तेजस्वी शायद इक्वेशन को पलट सकते थे जी। और कांग्रेस लेफ्ट केरल के टर्म में ये चीज समझ रही है अच्छे से, उनको पता है कि किसको कितना देना है। हाँ, ये 16 का मैप मुझे लगता है सिद्धांत, हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो सही है। मुझे क्या लगता है कि शायद
लेफ्ट को पता था कि हमें हमारा बाकी सारा एरिया कवर्ड है, हमें जिन जिन एरिया में समर्थन चाहिए हमें बस वही अलायंस बनाना है। मेरे को ऐसा ये मेरी समझ है। और क्योंकि अभी जब हम देखेंगे अगला मैप तो आपको दिखेगा कि कैसे कांग्रेस बहुत रिलायंट है एरिया वाइज अपने अलायंस पार्टनर्स पे। जी। लेफ्ट का मुझे लगता है कि देखिए लेफ्ट की जो मेन ये अलायंस पार्टनर्स आप देख रहे हो ना, ये या तो मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में है या क्रिश्चियन माइनॉरिटी एरिया में है। तो जो मेरी समझ पड़ती है कि लेफ्ट को इन एरियाज में इनकी आवश्यकता थी, इन्होंने उनको वहां पे डिप्लॉय किया और बाकी इन्होंने कहा देखिए बाकी तो हम संभाल लेंगे। अब इसको बुद्धिमानी भी कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, या दोनों। हाँ, एकदम कह तो सकते हैं। हाँ, तो ये स्थिति थी। अब इससे जो क्या टेक अवे निकलता है कि लेफ्ट अपने बल पर केरल में सशक्त है काफी हद तक, और जहां पे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट होती है वहां पे लोगों को अपने साथ जोड़ लेती है। यूडीएफ में ना काफी अलग सिचुएशन है। यूडीएफ की परिस्थिति आप देखो, दो गुच्छे हैं, एक हरा गुच्छा नॉर्थ में जहां पे आईयूएमएल लड़ता है, और एक बैगनी गुच्छा साउथ में जहां पे मणि लड़ते हैं। अच्छा, उमन चांडी भी उसी एरिया से आते हैं, उनकी भी सीट उसी एरिया में है क्योंकि वो भी क्रिश्चियन है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है सिद्धांत, कि क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग फैक्शंस है वहां पे। हाँ, वो तो हर जगह। तो भाजपा एक फैक्शन को वू कर रहा है, कभी कोई जाके सुलह करा रहा है आपस में चर्चेस की, ये भी एक अलग ही डायनामिक है। एक चर्च ने तो सीधे सीधे बोल दिया था कि यहाँ के बीजेपी विधायक को नहीं देना है, उनको ही वोट करना है। एग्जैक्टली, तो उसका वहां पर चर्च का बहुत बड़ा रोल है। तो अब आप देखो, सीट बंटवारे में कांग्रेस ने दो बड़े बड़े गुच्छों में सीटें दे दी, दो अपने बड़े अलायंस पार्टनर्स को। ये कांग्रेस की समझदारी है, क्योंकि आप उनके रिटर्न देख लो अब राइट साइड पे, वो तो ठीक ठाक कर गए। कांग्रेस ही रादर इतना अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस को जहां पे अच्छा करना चाहिए था, वहां पर जहां पे वो खुद लड़ रहे थे, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, बीच का जो पट्टी है एक बैगनी और हरे के बीच में, हाँ, कुछ खास, ये त्रिशूर, पलाकाड़ या ऊपर कोझिकोड, वायनाड, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। नीचे साउथ में जहां पे हिंदू वोट है वहां पे एक्सपेक्टेड था कांग्रेस का अच्छा करना, तिरुवनंतपुरम में, कोल्लम में कुछ खास, आलापुरा में कुछ खास नहीं हुआ। तो ये स्थिति है दो अलायंसेस की, एलडीएफ और यूडीएफ की। तो मैंने ये देखो, फिर से वही बात है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है कि हम चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य नए नए संदर्भ देख रहे हैं। हर राज्य के अपने डायनामिक्स हैं, हर राज्य के अपने इक्वेशंस हैं, और बहुत एक्साइटिंग है ये सब। तो केरल में जो मैंने ये क्यों प्रेजेंट किया, ये दिखाने के लिए कि देखिए एलडीएफ में जो एक डोमिनेंट फैक्टर सीपीआई सीपीएम है, एट द सेम टाइम यूडीएफ में जो बड़े भाई का दर्जा है ना कांग्रेस का, उसमें छोटे भाई और बड़े भाई में कुछ ज्यादा गैप नहीं है। अच्छा, एक और मैं आपको ग्राफिक दिखाता हूं इसको और सशक्त करने के लिए। तो इसमें आप देखो, अब मैंने इसमें 11 का भी डेटा जोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि देखते हैं ना, एक 11 में यूडीएफ जीत के आई थी, 16 में एलडीएफ जीत के आई थी। तो देखते हैं कि 11 में जब यूडीएफ जीत कर आई थी तो कांग्रेस ने, अच्छा, कांग्रेस लगभग उस पूरे अलायंस में से 50% सीटें लेकर आई थी, ठीक है। और जब यूडीएफ हारती है तो कांग्रेस का शेयर डिप हो जाता है, आईयूएमएल गेन्स, आईयूएमएल का जो हरा ब्लॉक है वो बढ़ जाता है, और जो गुलाबी ब्लॉक है मणि का, वो लगभग सेम रहता है। तो जब कांग्रेस जीतती है तो उसका शेयर ठीक ठाक रहता है, और जब यूडीएफ जीतती है तो कांग्रेस का शेयर ठीक ठाक रहता है। जब यूडीएफ हारती है तो कांग्रेस का शेयर गिरता है। इसका मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं उस अलायंस को नीचे ले गई। तो अब कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करे, आईयूएमएल की परफॉर्मेंस तो अच्छी रहेगी मुझे लग रहा है, और कांग्रेस के नॉर्थ में भी गेन्स होंगे मुस्लिम एरियाज में, क्योंकि अब जो ये गठबंधन बना है एलडीएफ और मणि का, और जो बीजेपी से खतरा आया है, और जो मणि के जो ये कॉन्वर्सेशंस हैं, जो ये लव जिहाद और सीपीएम की जो टैसिट बैकिंग दिख रही है, इसको लेके माइनॉरिटी कंसोलिडेशन नॉर्थ में होगा, प्रो यूडीएफ। तो वो तो सिचुएशन रहेगी। एक कन्नूर जिला है जहां पे जो सीपीएम का गढ़ माना जाता है, उसको छोड़ के मेरे हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस होगा यूडीएफ का नॉर्थ में। लेकिन कांग्रेस को अपने इलाकों में अच्छा करना होगा। हाँ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस डिप कर रहा है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस में दारोमदार है। जो आईयूएमएल का तो फिक्स्ड है वोट। अच्छा, उनको और कॉम्पनसेट क्या करना पड़ेगा कि जो मनी गए हैं, तो वो जो दूसरा फैक्शन लाए हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये पता नहीं। 2020 के जो
लोकल बॉडी चुनाव थे उसमें उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया था, जो केरल कांग्रेस का फैक्शन इनके साथ है उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया था। तो कायदे से उन चुनाव में भी कांग्रेस की बारी थी तो वो हार गए थे। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये देखा गया था, क्रिश्चियन वोट सारा एलडीएफ को चला गया था, मनी का एटलीस्ट जो सारा। तो उनको दो चीजें करनी, कांग्रेस को अपने एरिया में परफॉर्म अच्छा करना ही है और साथ में जो मनी के जाने से लॉसेस हुए हैं केरल कांग्रेस मनी के, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन एरियाज में अब ठीक ठाक टिकट बांट के अपने अलायंस पार्टनर्स का भी जीत इंश्योर करनी है और अपनी सीटें भी अच्छे से लेकर आनी है। ये हो गई यूडीएफ। अब ये एलडीएफ का ग्राफ देखो, लगता है हिला ही नहीं। हाँ, वो हल्का फुल्का सीपीएम को थोड़ा सा लॉस हो रहा है जीते बस या अभी। हारे, जीते या हारे, लेफ्ट का उतना ही है सीट परसेंटेज। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि जो कांग्रेस की रिलायंस है एलाइज पे उतनी लेफ्ट की नहीं है। और लेफ्ट के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उनका सिटिंग मुख्यमंत्री है, उनकी स्कीम्स पॉपुलर रही हैं अभी पिछले 1-1.5 साल में कोविड की हैंडलिंग को लेके। इस वजह से कह रहे हैं कि क्या ये चुनाव इस बार ट्रेंड ब्रेक करेगा या नहीं। देखिए कांग्रेस अच्छा कर रही है जमीन पे कैंपेन, मुझे लग रहा है जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, जो लोगों से बात कर रहा हूँ, कि एक अच्छा एनर्जेटिक कैंपेन चल रहा है। फैक्शनलिज्म का प्रॉब्लम था लेकिन अब वो भी रिजॉल्व कर लिया गया है। उमन चांडी को ले आए वापस, कि उमन चांडी पहले नहीं इतने इन्वॉल्व थे, सीनियर लीडर हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी स्वयं बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने बोला। तो कांग्रेस एक अच्छा कैंपेन चला रही है, ऐसा इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एविडेंस आ रहा है ना, वो एविडेंस ये बताता है कि ये वो स्थिति नहीं है कि बाय डिफॉल्ट एलडीएफ से यूडीएफ हो जाएगा। यूडीएफ को करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। क्या आपके कहने का मतलब है कि इस साल एलडीएफ के सामने चुनौतियां ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है। एलडीएफ के सामने चुनौतियां क्यों नहीं है? क्या एलडीएफ चुनौतियां? का जो स्कैम्स आपने सुने होंगे, गोल्ड एकदम स्कैम बहुत बड़ा, तो एकदम सीधे सीधे उसको सीएमओ हाँ सीएमओ उसके टारगेट पे आया है। बिल्कुल, तो उसको लेकर है। जो ये एलडीएफ हिंदू टिल्ट दिखा रही है अपना, या जो ये लव जिहाद के बात पे अभी इतना अच्छा रिएक्शन नहीं दिया इन्होंने, जो एक इमेज बन रही है, जो परसेप्शन, चाहे वो ऐसा ना कर रहे हो पर एक जो परसेप्शन कांग्रेस एटलीस्ट कोशिश कर रही है प्रोजेक्ट करने की, बीजेपी जो गेन कर रही है, ये तो चुनौती दोनों के लिए है, एलडीएफ यूडीएफ कि एक तरफ से बीजेपी एलडीएफ का एरवा वोट काटेगी, उनका हिंदू अपर कास्ट वोट काटेगी, उधर से बीजेपी यूडीएफ का क्रिश्चियन वोट काटेगी, हिंदू अपर कास्ट वोट काटेगी। तो एलडीएफ की चुनौतियां तो बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। लेकिन जो एविडेंस अभी दिखता है, वो अगर आप बोलो कि किसकी स्थिति देखने में अच्छी लग रही है दूर से, तो एलडीएफ की थोड़ी सी बेहतर लग रही है इस समय। अच्छा, यूडीएफ के में क्या हो रहा है ना, यूडीएफ का मुझे लग रहा है ये जो पूरा लव जिहाद कंट्रोवर्सी हुई है, इससे यूडीएफ को थोड़ा सा फायदा हुआ है कि वो बता पा रहे हैं कि एलडीएफ का जो मनी की वजह से एक जो मतलब पूरी कंट्रोवर्सी हुई कि उनका झुकाव लव जिहाद की तरफ, इनको बीजेपी से जोड़ दिया, तो क्रिश्चियन वोटर भी कैसे रिएक्ट करेगा ये भी देखना होगा कि उनकी एनआरसी वगैरह को लेकर भी यूडीएफ ने काफी भजाया है। हाँ, मेरा मतलब ये है कि ये नई चीज एक हो रही है ना, कि मतलब एलडीएफ को आप बीजेपी से जोड़ रहे हो तो काफी वोटर के लिए भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा। बीजेपी का नाम आ गया है तो हम बीजेपी के उसका बात करें, बीजेपी कितना गेन कर रही है। बीजेपी एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रही है, और बीजेपी बड़ा तो नहीं बोलूंगा सिद्धांत, लेकिन बड़ा तो मुझे लगता है वही है भाई, जो गेम बिगाड़े वो बड़ा प्लेयर होता है। पॉलिटिक्स गेम बिगाड़ने वाला पॉलिटिक्स में सरकार बनाने वाला काम तो बाद में हो जाता है, पॉलिटिक्स में गेम बनाने बिगाड़ने वाला जो काम करता है ना, वो बड़ा प्लेयर हो जाता है। तो अब आपने ये बात बोल ही दी है, तो चलिए आपको दिखाई देते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर और उनके जो अलायंस पार्टनर है बीडीजेएस, जो बीडीजेएस का आसान है, पहले वो देख लेते हैं। जो साउथ में जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वो वाला एरिया है जहां पे इनका संगठन, जहां से ये पार्टी निकली है, एरवा कम्युनिटी के बीच में इनका संगठन स्ट्रांग है, तो इनका वोट शेयर वहीं पे है। बीजेपी का अलग अलग पॉकेट्स में है। देखो नॉर्थ में जो दिखा रहा है ना, कासरगोड के पास में है, बीच में सेंट्रल के आसपास का इलाका थोड़ा सा हिस्सा है, और नीचे और साउथ में एकदम सदर्न पॉइंट्स पे कुछ हिस्से में। तो कासरगोड में इनके प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के केरल प्रेसिडेंट। बीच में जो इलाका है ना, वो थ्रिसूर पलाकाड, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो थ्रिसूर में ना 17% मुस्लिम पॉपुलेशन है और पलाकाड में 30%। तो ऊपर जाओगे ना तो ये नंबर बढ़ जाता है, तो जैसे जैसे मुस्लिम नंबर बढ़ता है एक पॉइंट के बाद पोलराइजेशन मुश्किल हो जाती है।
क्योंकि फिर वो मतलब ज्यादा आप संख्या किस में हो तो हाँ किसके अगेंस्ट किसको हाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप? हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये शायद आइडियल डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरा एनालिसिस कहता है हम्म, कि शायद ये फर्टाइल ग्राउंड है क्योंकि वो प्रोपोर्शन बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। हम्म, तो क्या है, और साउथ में तो आपको मैंने बोला ही कि क्योंकि वहां पे एक हिंदू वोटर काफी ठीक ठाक मात्रा में है, तो साउथ की टिप जो है तिरुवनंतपुरम वगैरह में वो अच्छा उनका वोट शेयर आता है। तो हम्म, आपने जो बात बोली गेम बिगाड़ते हैं या बनाते हैं, हम्म, उसको लेके भी जरा 1 मिनट बात कर लेते हैं हाँ कि बीजेपी ने 16 में वही पीसी जॉर्ज वाली सीट दी होगी। ये कारनामा किया था कि उनका जो वोट शेयर, ये फिर से वही बात है पिछली बार भी बताई थी, उनका जो वोट शेयर किन किन सीटों पे मार्जिन से ज्यादा था। सीट तो वही एक ही जीती थी, निकाली थी उन्होंने, पीसी जॉर्ज वाली। पीसी जॉर्ज तो मेरे ख्याल इंडिपेंडेंट लड़े थे, जहां तक मुझे याद है। इंडिपेंडेंट लड़े थे, बाद में आ गए थे। उन्होंने एक्चुअली एक सीट निकाली थी, अपने उनके एक एमएलए आए थे बीजेपी। ओके, अच्छा। हाँ, तो आप देखो ये ज्यादा गेम बिगाड़ रहे हैं यूडीएफ की। ऑब्वियसली बात है, मैंने शुरुआत में ही चा, कहा था आपसे। इन 40 सीटों में से ना 1/3 वो सीटें हैं सिद्धांत जो यूडीएफ ने 11 में जीती थी, हाँ, तो उनकी विनेबल सीट्स थी हैं। हम्म, एलडीएफ का नुकसान इतना नहीं हो रहा है, बट यूडीएफ का तो काफी नुकसान किया। और इन्होंने अक्रॉस द स्टेट, जो ऊपर एक क्लस्टर दिख रहा है ना वो कोझिकोड एरिया में, वहां पे जब मैंने पता लगाया तो ऐसा लगता है कि मेट्रो एरियाज जो सिटी वाले एरियाज है वहां पे बीजेपी का अच्छा एक ग्रास पे, शायद इस वजह से वो ऐसा हम्म, कर पाए। बाकी वही है कि देखिए आप 40 में से 14 सीटें ऐसी थी जहां पे कांग्रेस जीती थी हम्म, 11 में। हम्म, अच्छा, बीडीजेएस ने भी ऐसा कुछ किया है, कम किया है, पर इन्होंने भी ज्यादा नुकसान यूडीएफ को ही पहुंचाया है। हम्म। तो आपकी बात गलत नहीं है कि आ, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, तो शायद वो जिसको बाजी बिगाड़ना आता है। मुझे मुझे तो, मैं पर्सनली अपने लेवल पे कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में सरकार बना लेना या चुनाव हार जाना बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम नहीं होता, मैंडेट का गेम होता है ये। जी लेकिन प्लेयर वही, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में ज्यादा बड़ा प्लेयर वही लगता है जो पॉलिटिक्स में गेम, दूसरे के गेम को रेगुलेट करता है। अपना गेम जैसा भी जाए, अपना गेम एकदम चूल्हे भाड़ में चला जाए, लेकिन दूसरे का गेम हमको बिगाड़ना या बनाना है। और हाँ हाँ, मुझे लगता है कि ये एक काम थोड़ा एक पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं उसको, मसल फ्लेक्सिंग होती है, जी। उसको थोड़ा दर्शाता है। आप कितना इसमें कितने निपुण हैं, हम्म। आप बताएं। तो नहीं, मैं मानता हूं आपकी बात कि देखिए गेम बिगाड़ना और गेम सेट करना, किंग मेकर हम्म, जिसे बोलते हैं, ये है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें ये देखना तमिलनाडु की तरह ही ये हम्म, देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजेदार होगा कि मार्जिन्स क्या थे और उसमें बीजेपी का और उनके अलायंस पार्टनर कितना वोट शेयर था उस हम्म, सीट पे, हर सीट पे। तो उन्होंने किसका नुकसान ज्यादा किया और किसको फायदा पहुंचाया। हम्म। अब बाकी अब जैसे इस समय केरल, महाराष्ट्र में यही हो रहा है, मसल फ्लेक्सिंग जो है, इस समय बिल्कुल। कांग्रेस और एनसीपी ने यही किया है। बीजेपी ने शिवसेना का साथ छोड़ा, कांग्रेस और एनसीपी ने बोला कि साहब ये अलायंस तो पहले कभी नहीं बना, लेकिन हम बनाएंगे क्योंकि बीजेपी को हमको जवाब देना है। बाहर रखना है। हाँ, वो उन्होंने वहां पे वो मसल फ्लेक्सिंग बनाई है, किंग मेकर वाली भूमिका निभाई, उद्धव ठाकरे को सीएम बना दिया कि जी, साहब आप सीएम बनिए, बाकी गेम इधर चलता रहेगा जो भी है पॉलिटिकल। तो ये चलता है। तो आखिरी 5 मिनट कार्तिकेय, आप अगर कुछ खास कुछ और वैल्यू ऐड करना चाहें सब पूरी बात। मैं बस ये बोलूंगा सिद्धांत कि मेरे को क्या लग रहा है कि ये चुनाव डिसाइड होगा क्रिश्चियन बेल्ट में वोट कैसे पड़ता है। ये मेरा सेंट्रल हंच है। सेंट्रल साउथ वाला। ये मेरा हंच है क्योंकि नॉर्थ मुझे लग रहा है अच्छा खासा वोट यूडीएफ यूडीएफ। ले जाएगा, जो माइनॉरिटी वोट है। और सीपीएम अपने गढ़ों में ठीक ठाक करेगा क्योंकि उनका अपना कमिटेड वोटर तो है ही। तो साउथ विजयन सेंट्रल वो इज, इलाका है जहाँ पे तीनों तीनों ही दलों का ज्यादा इंटरेस्ट है। बीजेपी बीडीएस हाँ का भी इंटरेस्ट है, यूडीएफ का भी हाँ और एलडीएफ का भी। और वहीं के वोटर सबसे हाँ। ज्यादा अनडिसाइडेड है अभी तक, या अनडिस्क्लोज्ड है अभी तक इधर अब जहाँ। हाँ, अब वो कुछ भी क्या कैसे भी देख लो कि जो जिस तरीके से क्रिश्चियन एरिया वोट करेगा ना, उससे उससे शायद रिजल्ट का डिसीजन फाइनल होगा। क्लोज रहेगा, क्लोज रहेगा। कितनी सीटें होंगी वहां पे आसपास इस बेल्ट में लगभग? सेंट्रल जो हमने सेंट्रल हिस्सा दिखाया था उसमें 44 सीटें हैं, पर उस सेंट्रल में सारे क्रिश्चियन सीटें नहीं है। हाँ, वो आप उसमें साउथ सेंट्रल साउथ का एक नॉर्दर्न पार्ट और सेंट्रल का सदर्न पार्ट। हाँ,
30-40 सीटें आप लगा के चलो, मतलब 140 के विधानसभा में काफी महत्व रखता है। 30-40 सीटों के आसपास की वोटिंग पे थोड़ा सा पैटर्न डिसाइड होगा। बिल्कुल, मेरे ये मेरा आकलन है। हम्म। तो ये थी केरल पे हमारी बातचीत। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बंगाल वाला जल्दी ही आएगा। आप लोग कमेंट में एकदम लिख लिख कर एकदम, क्या कहते हैं उसको बनारसी में तो कहते हैं, चरस बो दिए हैं। और लेकिन अच्छी बात है, हम लोग खुद बंगाल लाना है, आखिर में लाना है, इसलिए बंगाल की तैयारी बहुत अच्छे से की जा रही है। कार्तिकेय जैसा बता रहे हैं, बंगाल में ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि कोई भी सवाल न छूटे, कोई भी उसका पहलू न छूट जाए बंगाल का, क्योंकि आप मतलब पूरे देश की नजरें बंगाल के चुनाव पे हैं, इसलिए और ज्यादा अच्छे से उसको करेंगे। इसमें थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। जो भी राय हो, जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, वीडियो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बरस पड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू।